अच्छा, और ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे कि सबसे पहले हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते क्यों हैं और कैसे करते हैं। उसके बाद हमने स्टेटमेंट सीखनी है, ठीक है, या हमने आइडेंटिफाई करना है कि नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं और स्टेट हम इसे कैसे करते हैं या मेंशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम टेस्ट स्टेटिस्टिक्स को कंप्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किसे कहते हैं और हम इसे लोकेट कैसे करते हैं, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। उस लास्ट में हम क्या करते हैं कि जो कंक्लूजन है, ठीक है, वो हम कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं या कैसे हम उसको स्टेट करते हैं। और ये हमारे जो आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करें पहले को निकाल कर। पहले में तो हमने सिर्फ सीखना है ना कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। उसके बाद जो आपकी एप्रोप्रिएट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कंप्यूट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन और कंक्लूजन। तो ये हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। और इससे पहले जब हम एक्टिविटीज करते थे, ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टेप वाइज अप्रोच सिखाई थी, तो वो स्टेप अगर आप लोग को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद ना हो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप सिमिलर वर्ड्स यूज ना करें, भले ही आप यूज ना करें, आप वो स्टेप यूज ना करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप लोगों ने ये 5 स्टेप्स लाजमी रखने हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं और ये आपके अब काम नहीं आएगा। ये जब आप एमएसएन करेंगे, पीएचडी करेंगे, इंशाल्लाह पोस्ट डॉक्टरेट करेंगे, यहाँ तक कि जब तक आप रिसर्च करेंगे आप लोग यही 5 स्टेप्स ही यूज करेंगे हाइपोथेसिस के लिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए बिल्कुल स्टार्ट में हमने क्लासिफाई किया था या कैटेगराइज किया था स्टेटिस्टिक्स को डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला है, डिस्क्राइब कहते हैं बयान करने को, ठीक है। इसमें हम डेटा को, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम डेटा को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, समराइज, उसके बाद प्रेजेंट, एनालाइज, बस यहां तक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। अगर आप लोग को याद हो जब हमने मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, तो उसने हमें ये नहीं बताया था कि पॉपुलेशन मीन या फिर सैंपल मीन, इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं है। इसके अलावा हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, आया ये वन सोर्स से आया है, मल्टीपल सोर्स से आया है, अगर तो मल्टीपल सोर्सेज से आया है तो इनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं है, नहीं बताता ना हमें, ठीक है। तो मीन कह ले, मीडियन कह ले, मॉड कह ले, ठीक है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन है। ये हमें सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे पास डेटा किस वैल्यू के अराउंड क्लस्टर हो रहा है, ठीक है, और इस डेटा के दरमियान कितनी वेरिएंस मौजूद है, कितना इसमें स्प्रेड मौजूद है, डिस्पर्जन इसमें मौजूद है, ठीक है। तो किसी किस्म की कोई रिलेशनशिप हमें नहीं बताता, ये हमें इसलिए ये आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो मैंने आप लोग को बता दिया था कि इन्फेरेंशियल इन्फेरेंसिस से निकला है। इन्फेरेंसिस का मतलब होता है नताइज अखज करना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को बेस बनाकर हम इन्फेरेंसिस निकालते हैं, ठीक है। इन्फेरेंसिस नतीजा हम क्या निकालते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में, हम ये नतीजा निकालते हैं कि आया दो वेरिएबल्स के दरमियान किसी किस्म का रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं है, या हमारी जो प्रेडिक्टिव वैल्यू है, हमारी जो प्रेडिक्टिव एजम्पशन है, आया वो ट्रू है या ट्रू नहीं है, ठीक है। दो मैंने आपको एग्जांपल बता दी। और ये हमारे पास इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही होता है, ठीक है। एक को कहते हैं एस्टिमेशन और दूसरे को कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। एस्टिमेशन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास दो तरह से हम एस्टिमेट करते हैं, हम तखमीना अंदाजा लगाते हैं कि पॉपुलेशन का मीन, सैंपल का मीन सॉरी, ये पॉपुलेशन मीन के अराउंड है, ठीक है। हमारे पास हमने जो इंटरवल एस्टिमेट निकाला था, तो हम इसकी बिना पर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ट्रू जो मीन है, ट्रू मीन्स पॉपुलेशन मीन, वो इन दो वैल्यूज के दरमियान फॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है। अच्छा देखिए, ये आपको बस सिर्फ डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि जब हम पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन के मीन पे, ठीक है, और वो हमें मिलता है सैंपल के मीन से। क्यों? क्योंकि पूरे पॉपुलेशन को अप्रोच करना हमारे बस का काम नहीं है, ना ही हमें जरूरत है। ठीक है। पाकिस्तान में पोलियो के कितने पेशेंट्स हैं और पोलियो की वजह से इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितनी अफेक्टेड हुई है, कितनी मुतासिर हुई है। अब पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे 50 लाख पोलियो के पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो 50 लाख लोगों को अप्रोच करना मेरे बस का काम है नहीं, ना ही मेरे पास इतने रिसोर्सेज है, ना ही मेरे पास इतना टाइम है, ना ही मुझे कोई जरूरत है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने उनसे सैंपल कलेक्ट करना है फ्रॉम द ईच प्रोविंस, फ्रॉम द ईच रीजन। ठीक है, मैं सैंपल कलेक्ट कर लूंगा, उसका मैं मीन निकाल लूंगा, उस मीन को मैं जर्नलाइज करूंगा पॉपुलेशन के मीन पे एस्टिमेशन की बिना पर। ठीक है, कि जो ट्रू पॉपुलेशन मीन है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान फॉल कर रहा है, टू बी वेरी सेफ। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। ठीक है, कॉमनली इसको रिफर किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब देखिए, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? उर्दू में तो खैर मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में मफरूजा कहते हैं या इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक क्लेम होता है, क्लेम कहते हैं दावे को। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक एजुकेशनल गेस होता है, एक कैलकुलेटेड तुक्का होता है, एक कैलकुलेटेड हमारे पास दावा होता है जिसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूफ के बाद हमें पता चल जाता है कि हमने जो क्लेम किया था आया वो सही है या वो सही नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशनल गेस, ठीक है, या फिर कैलकुलेटेड क्लेम को किसी भी फिनोमिना के बारे में उसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोग को हाइपोथेसिस की समझ आ जाए। बहुत पहले बहुत अरसा पहले ये हाइपोथेसिस पेश किया गया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब ये क्या था? ये एक कैलकुलेटेड, ठीक है, या फिर एजुकेशनल गेस था या फिर क्लेम था। उसके बाद पेशेंट्स लिए गए, उनसे ब्लड के सैंपल्स कलेक्ट किए गए, उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। तो जो एजुकेशनल गेस था वो प्रूफ हुआ। ठीक है, तो इसी तरह ये एक हाइपोथेसिस ऐसे ही होता है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से हम क्या करते हैं? हम अपने क्लेम को प्रूव करते हैं। सामने हमारे दो रिजल्ट आते हैं, या तो हम रिजेक्ट करते हैं या फिर फेल टू रिजेक्ट करते हैं। ये बात आपको याद रखिए मेरे स्टूडेंट्स कि हम कभी भी एक्सेप्ट का वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं फेल टू रिजेक्ट, कि हम इसको रिजेक्ट करने में नाकाम रहे। ठीक है, रिजेक्शन तो आसानी से आ जाता है ना। देयरफॉर वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस 8.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ऐसे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, कि हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, अगर हम रिजेक्ट ना कर पाए तो एक होती है रिजेक्शन, दूसरी होती है एक्सेप्टेंस। ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए हम अल्टरनेटिव वर्ड यूज करते हैं और वो क्या है? फेल टू रिजेक्ट, कि हम इसको रिजेक्ट करने में नाकाम रहे। बस सिर्फ ये एक उसूल बनाया हुआ है स्टेटिशियंस ने या फिर बायोस्टेटिशियंस ने, बस हमने उनको फॉलो करना है, वरना इसमें ऐसी कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, देखिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह के क्वेश्चंस हमें आंसर करने के लिए हम करते हैं, ठीक है, या किस तरह की हाइपोथेसिस हम क्लेम करते हैं। फिर a new medication lowers a patient's blood pressure। अब देखिए ये क्या है? ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस है कि जो न्यू मेडिकेशन आई है, आया, ये पेशेंट का बीपी कम कर सकती है। इज अ न्यू टीचिंग स्ट्रेटेजी बेटर देन अ ट्रेडिशनल वन। ठीक है, जो अपडेटिंग टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी आई है वो पुराने या रिवायती टीचिंग लर्निंग से बेहतर है। ठीक है, ये क्या है? ये हाइपोथेसिस है। विल सीड बेड्स रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ इंजरीज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट्स। ठीक है, सीड बेड्स क्या? सीड बेड्स जो इंजरीज की सिवेरिटी होती है, उसकी शिद्दत होती है, क्या वो उसको कम करती है? क्या कॉलेज के स्टूडेंट्स 2 आवर से ज्यादा टीवी देखते हैं? अब ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे पास हाइपोथेसिस है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये हाइपोथेसिस है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से, इस 5 स्टेप अप्रोच से हम अपने इस क्लेम को या इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को हम आंसर करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, एक एग्जांपल ले लें। चलिए आपके सामने डेफिनेशन बताए हुए है, अ टेंटेटिव assumption related to certain phenomena which a researcher wants to verify। ठीक है, टेंटेटिव कहते हैं जिसमें इंसान कंफर्म ना हो। ठीक है, assumption कहते हैं कि मेरा ये ख्याल है। ठीक है, टू अ सर्टेन फिनोमेना, वो फिनोमेना जो कि रिसर्चर वेरीफाई करना चाहता है, जो कि एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा हम पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करते हैं और एजम्पशन हम क्लेम करते हैं हमेशा सैंपल के डेटा पे। ठीक है, पॉपुलेशन को अप्रोच करने की कहीं पे भी जरूरत नहीं होती सिवाय क्वालिटेटिव डेटा के। ठीक है, क्योंकि क्वालिटेटिव उसमें भी कन्वीनियंट सैंपलिंग होती है। खैर एनीहाउ, तो हम क्या करते हैं कि सैंपल से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको पे हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं या फिर अपना क्लेम जो हमने क्लेम किया है, ठीक है, उसको हम टेस्ट करते हैं और उसको जर्नलाइज करते हैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे। जर्नलाइज का मतलब ये है कि हम उस पे जो अपना रिजल्ट है वो हम अप्लाई करते हैं, इसको जर्नलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जर्नलाइजेशन आम इंग्लिश का वर्ड है, जर्नलाइज करना। वो कहते हैं ना, बस आपकी सोच है, आप अपने पास रखिए, इसको जर्नलाइज करने की कोशिश नहीं करें। हर इंसान की सोच डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जुमले में इस्तेमाल कर लिया। चले एक एग्जांपल से देखते हैं, डज एन एवरेज बॉक्स ऑफ सीरियल कंटेन 368 ग्राम्स ऑफ सीरियल। अब ये क्या है, ये हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, कि जो सीरियल का जो पैक है या बॉक्स है, आया उसमें मेंशन इन्होंने 368 ग्राम्स ही किया है, क्या इसमें वाकई 368 ग्राम्स ऑफ सीरियल मौजूद है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है, ये हमने टेस्ट करना है। एक और एग्जांपल को भी देखें। ठीक है, डू बीएसएन नर्सिंग स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 6 आवर्स इन लाइब्रेरी स्टडीइंग बायोस्टैटिस्टिक्स पर वीक। क्या बीएसएन के स्टूडेंट्स 6 आवर्स से ज्यादा लाइब्रेरी में बायोस्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं? इसको हमने प्रूफ करना है, इस क्लेम को हमने टेस्ट करना है बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और आपके सामने कंसाइज डेफिनेशन आई है, इन्फॉर्म टेस्ट और अ कंजेक्चर। ठीक है, कंजेक्चर कहते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है, कियास को, कियास अराइया। ठीक है, लोग कहते हैं ना वो कयास है, बस मेरा ख्याल है अपना। ठीक है, इस फिनोमिना के बारे में, इस शख्स के बारे में मेरा कयास है। ठीक है, तो कंजेक्चर उसको कहते हैं ख्याल को, कयास को। अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर व्हिच मे और मे नॉट बी ट्रू, इट टेस्ट वेदर अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, जो कि हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है। अब देखिए प्रीवियस एग्जांपल में आ जाते हैं इस पे। ठीक है, हाइपोथेसिस तीन तरह से हम उसको स्टेट करते हैं। देखिए हमारे सामने तीन तरह के रिजल्ट्स आते हैं। 10 एन एवरेज बॉक्स ऑफ सीरियल कंटेन 368 ग्राम्स ऑफ सीरियल। ठीक है, तो ये बिल्कुल या तो बिल्कुल इक्वल टू 368 ग्राम्स होगा, या लेस देन 368 ग्राम्स होगा, या फिर मोर देन 368 ग्राम्स होगा। इसी इन्हीं तरह के तीन रिजल्ट्स आ सकते हैं ना। ठीक है, अगर हम लेस देन और इक्वल, लेस देन या ग्रेटर देन को साइड पे कर लें, ठीक है, तो हम फिर सेम कह सकते हैं, उसके उलट में हम डिफरेंट कह सकते हैं। ठीक है, कि इज डिफरेंट देन 368 ग्राम्स ऑफ सीरियल। अगर हमने इनका जो क्लेम है उसको हमने रिजेक्ट कर लिया, तो जब रिजेक्ट करेंगे तो हमारे पास इन हैंड क्या आएगा कि इन्होंने बॉक्स पे मेंशन तो 368 ग्राम्स किया है, लेकिन असल में इसकी क्वांटिटी 368 ग्राम से डिफरेंट है। ये आपको सिर्फ बता रहे हैं कि हाइपोथेसिस हमें पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, ये इन कंपैरिजन टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। अब देखिए ये हमारे पास स्पेसिफाइड वैल्यू है, या इसको देख रहे हैं। ठीक है, जो 6 आवर्स है, जो 6 आवर्स है, ये हमारे पास स्पेसिफाइड वैल्यू है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें ये बताएगा कि हमारे पास जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है, ठीक है, वो इस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के या तो इक्वल टू है, या लेस देन है, या मोर देन है। अभी तक हमने जो पढ़ा, आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में आ गया, कुछ ना कुछ 1%, 5%, 10%। किसी को किसी किस्म का कोई इशू हो आप लोग पूछ सकते हैं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। पहली मर्तबा हम पढ़ रहे हैं इसलिए समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है, आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे, थोड़ा सा सोच समझ कर सुनेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा। इसके बावजूद भी किसी को किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चले हम आ जाते हैं एग्जांपल्स पे कि देखिए हाइपोथेसिस बेसिकली स्टेटमेंट में हमें हाइपोथेसिस कैसे मिलती है और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, कि
हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे सामने जो स्टेटमेंट मौजूद है ये हाइपोथेसिस है असल में, ठीक है। बस ऊपर ये बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट का बिलीफ है जो इवैल्यूएशन के लिए यूज होते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर की एक सर्टेन वैल्यू के साथ, ठीक है, या फिर एक हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के साथ, ठीक है। पॉपुलेशन का पैरामीटर, पैरामीटर मींस मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। लेकिन हम चूंकि पैरामीट्रिक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो पैरामीट्रिक टेस्ट में हमेशा हम हमारे पास जो पैरामीटर होता है वो म्यू होता है, वो मीन होता है, ठीक है। तो इस मीन को हम इवेल्युएट करते हैं एक सर्टेन या एक हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के साथ, ठीक है, जिसको हम हाइपोथेटिकली म्यू नॉट कहते हैं, जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6 आवर्स जो बीएसएन स्टूडेंट स्टडी कर रहे थे बायोस्टैटिस्टिक्स, तो ये हमारे पास हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है। वैल्यू पुट करने से पहले मैं अगर इसको डिनोट करना चाहूं इन रिलेशनशिप टू द पॉपुलेशन पैरामीटर दैट इज म्यू, तो वो होगा म्यू नॉट, ठीक है। तो देखिए तीन तरह की स्टेटमेंट्स या तीन तरह के रिजल्ट्स मेरे सामने आ सकते हैं। पहली कि हाँ बीएसएन के स्टूडेंट्स वाकई ही 6 आवर स्टडी कर रहे थे, तो म्यू इज इक्वल टू 6। सेकेंड रिजल्ट अगर तो ये डिफरेंट हुआ तो रिजल्ट मेरे पास आएगा कि बीएसएन के स्टूडेंट्स 6 आवर्स से ज्यादा स्टडी कर रहे थे, तो म्यू ए मोर देन या फिर ग्रेटर देन 6। आखिरी रिजल्ट 6 आवर्स से कम स्टडी कर रहे थे, तो म्यू लेस देन 6। समझ में आ गया आप? ठीक है, चल जी 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 जी, थोड़े से मुश्किल कंसेप्ट्स हैं लेकिन बस समझने की कोशिश करें अपनी तरफ से। बिल्कुल अपने कान वो खोल के रखें और एक कान पे आप अपना एक हाथ जरूर रख लें ताकि एक कान में बात जाकर निकल न जाए, दूसरी तरफ से रिटेन हो जाए, ठीक है। ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसा ना कि आप सच में ही कह लें, सच में ही आप लोग रख लें। कोई बात नहीं, अगर रख भी ले तो कोई इश्यू तो नहीं है, एक कान से आवाज आपको क्लियर आएगी। एनी हाउ चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट कैसे होती है। फ्रीक्वेंट यूजर्स ऑफ नारकोटिक्स हैव अ मीन एंगर एक्सप्रेशंस फॉर हायर देन फॉर नॉन यूजर्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये हो गया म्यू, ठीक है, मीन एंगर जो फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं नारकोटिक्स के उनका मीन एंगर एक्सप्रेशन, ठीक है। एंगर गुस्से को एक्सप्रेस करने का ये इन्होंने एक टूल या इंस्ट्रूमेंट निकाला था, उस पर इन्होंने डेटा कलेक्ट किया, तो ये कह रहे हैं कि उनका जो मीन स्कोर है, ठीक है, गुस्से को एक्सप्रेस करने का वो हायर देन फॉर नॉन यूजर्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हायर आ गया, तो हम इसको स्टेट कैसे करेंगे या इसको हम डिस्क्राइब या डिनोट कैसे करेंगे कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये क्या है हमारे पास, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। अ कार्डियोलॉजिस्ट क्लेम दैट men between the ages of 40 to 60 years who have had a myocardial infarction have mean serum cholesterol level different from general population, ठीक है। अब डिफरेंट का मतलब है कि ये इक्वल टू नहीं है, ये सिमिलर नहीं है, तो इसको हम स्टेट कैसे करेंगे। ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस आती है। अभी हमने नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जिक्र नहीं किया, हम आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट्स कैसी आती है, ठीक है, या कैसे हमें पता चलता है कि ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट ये क्लेम करते हैं कि जो मीन कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है जिनको पास्ट में एमआई हुआ है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, या डिफरेंट होता है जर्नल पॉपुलेशन से, ठीक है। और नॉर्मली जर्नल पॉपुलेशन का इन्होंने मीन निकाला है वो 242 mg/dl है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 242, डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट का ऑपोजिट क्या होता है, सिमिलर होता है या फिर इक्वल होता है। इक्वल टू को हम इक्वल टू मतलब है कि जो दो डैश होते हैं, ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं, और डिफरेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसी इक्वल टू के ऊपर हम क्रॉस लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए दो तरह की हाइपोथेसिस स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। इसमें क्या था कि हमारे पास म्यू इज मोर देन 40, यहां पर आ गया म्यू इज नॉट इक्वल टू 242। थर्ड, the mean balance score to assess muscle function among rheumatoid arthritis patients is lower than osteoarthritis patients, ठीक है। अब देखिए लोअर देन,
तो मीन इज लेस देन 4, ये हमारे पास हाइपोथेसिस स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या आया, म्यू इज ग्रेटर देन 40, सेकंड में टू म्यू इज नॉट इक्वल टू 242, और थर्ड में म्यू इज लेस देन 4। इसको हम इस तरह से स्टेट करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम आ जाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो स्टेप्स होते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप लोग रट ले, ठीक है, इस पे आप लोग रट्टा लगा ले, मेमोराइज कर ले, क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं, आप लोगों ने ऐसे ही करना है। ठीक है, जो स्टेप 1 होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, वो होता है टू स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमने स्टेट करना है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के, तो जो कि दो हमारे पास टाइप्स होते हैं हाइपोथेसिस के। नंबर फर्स्ट, हमने आइडेंटिफाई करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिनोट किया जाता है अल्फा से। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने कंप्यूट करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को। ये जो हेडिंग्स होंगी आप लोग की, स्टेप 1 नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, स्टेप 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टेप 4 में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई क्रिटिकल रीजन या फिर स्लैश रिजेक्शन रीजन। स्टेप 5 कंक्लूजन। ये 5 स्टेप्स होते हैं जो कि नेक्स्ट थ्रू आउट द बायोस्टैटिस्टिक्स कोर्स हमने ऐसे ही जो एग्जांपल्स होंगी या फिर हमारे पास जो एक्टिविटीज होंगी उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इन्हीं 5 स्टेप से आप लोग सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर अल्फा, नाम नहीं लिखेंगे, स्टेप 3 स्टैटिस्टिक्स, स्टेप 4 क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन, स्टेप 5 कंक्लूजन। अब हम आ जाते हैं स्टेप 1 पे। ठीक है, अब देखिए स्टेप 1 में जिक्र किया गया है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, एक को कहते हैं नल हाइपोथेसिस, दूसरे को कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, चलिए नल हाइपोथेसिस वो क्लेम होता है जो कि हमें बताता है कि जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है यानी कि म्यू है, और जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है। प्रीवियस एग्जांपल्स में क्या था हमारे पास, फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वैल्यू सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल 242, और उससे पहले हमने एग्जांपल में पढ़ा था जो मीन एंगर एक्सप्रेशन है, स्कोर है 40 का, ये हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है। ठीक है, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। नल मींस आप लोग इस पे रट्टा लगा लें, आप लोग ऐसे इसको याद रखें कि नल मींस निल, निल जीरो, जीरो मींस कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस उस हाइपोथेसिस को कहते हैं कि ये हमारे पास वो क्लेम होता है जो हमें बताता है कि पॉपुलेशन का पैरामीटर यानी कि म्यू और जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है जिसको हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट हमारे पास सिनेरियोज में वो वैल्यूज चेंज होती रहती है ना। तो अगर हम एक जर्नल बात करें तो म्यू नॉट हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है, इसको डिनोट किया जाता है एच नॉट से। ठीक है, एच नॉट से इसको डिनोट किया जाता है नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस को स्टेट हम ऐसे करते हैं कि एच नॉट, उसके बाद हम इसको इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। क्यों? क्योंकि नल हाइपोथेसिस वो क्लेम है जो बताता है कि पॉपुलेशन पैरामीटर और हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल द मीन ऑफ ए पॉपुलेशन mu equals the hypothesized value which is denoted by mu naught। ठीक है, समझ में आ रही है ना, कोई इशू तो नहीं है। चलिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बाद में आप लोग का इस पे टेक ले लेता हूँ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या इसको रिसर्चर क्लेम कहा जाता है।
इसको रिसर्चर हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये हमेशा नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होता है। नल हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है, या नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है कि पॉपुलेशन पैरामीटर और हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों इक्वल है। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। नल हाइपोथेसिस या रिसर्चर हाइपोथेसिस ये नल हाइपोथेसिस के उलट होता है। अब इज इक्वल टू का उलट क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू, या फिर लेस देन, या फिर ग्रेटर देन। ठीक है, तो चलिए इसकी आप डेफिनेशन देख लेते हैं। वो क्लेम जो कि डिसएग्री करता है नल हाइपोथेसिस के साथ, इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखिए, द मीन ऑफ ए पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। मैंने आपको बता दिया कि तीन तरह से हम इसको फिर स्टेट कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की सेंस में। कैसे कि फॉर इस एग्जांपल पे आ जाते हैं, ये बात इसमें से कोई सी एग्जांपल ले लें। ठीक है, देखिए 40 हमारे पास मीन एग्रेशन स्कोर है, तो इसका नल हाइपोथेसिस हम कैसे स्टेट करेंगे कि म्यू इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब ये है हमारे पास म्यू इज हायर देन 40 या म्यू इज नॉट, बस हायर देन आ गया ना। ठीक है, तो इसका हमारे पास ये हमने डिसएग्री कर लिया नल हाइपोथेसिस के साथ। ठीक है, अब देखिए जर्नल पॉपुलेशन से डिफरेंट है ये रिसर्चर। हमारे पास जितने भी रिसर्चर के क्लेम होते हैं हमेशा वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इज डिफरेंट टू 242 या इज डिफरेंट फ्रॉम जर्नल पॉपुलेशन। मतलब ये है कि एच ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऐसे हम क्लेम करेंगे कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 242। इसका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एच नॉट, और सामने इसके दो डैश हम लगा लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू 242। ठीक है, रिसर्चर ये क्लेम कर रहा है कि हमारे पास जो मीन बैलेंस स्कोर है मसल फंक्शन का, ठीक है, आर ए पेशेंट्स का, रूमेटॉइड आर्थराइड पेशेंट्स का, वो लोअर देन क्या है, हमारे पास 4 है। ठीक है, तो इसका हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा म्यू इज लेस देन 4। अब इसका उलट क्या होगा, इज मोर देन और इक्वल टू 4। ये इसका नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। समझ में, आई होप कि समझ आ गया। चलिए यहाँ पर भी ये एग्जांपल मौजूद थी ना, frequent users of narcotics have a mean anger expression score lower than or equal for non users of narcotics। ठीक है, अब देखिए यहां पर नल हाइपोथेसिस हमें बता रहा है कि लोअर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था, हायर देन फॉर नॉन नार्कोटिक यूजर्स। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल्स थी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो तीनों सिनेरियोस थी वो रिसर्चर क्लेम कर रहा था। ठीक है, और रिसर्चर का क्लेम हमेशा से कहलाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या कहलाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, सेकंड में देखें कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देखें कि कार्डियोलॉजिस्ट ने क्लेम किया था कि जिन पेशेंट्स को एमआई हुआ है उनका सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल डिफरेंट होगा 242 से। इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, सिमिलर टू जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इज नॉट म्यू इज नॉट इक्वल टू 242 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और म्यू इज इक्वल टू 242 नल हाइपोथेसिस। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में देखें, द मीन बैलेंस स्कोर क्या था, लोअर देन 4, तो म्यू इज लेस देन 4 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बिल्कुल इसका उलट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, जब भी हम टेस्ट करें ग्रेटर देन या लोअर देन को या लेस देन को, ठीक है, तो हमेशा हम इक्वल टू भी जरूर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, कि इसमें इक्वल टू जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमें बताता है कि ट्रू पॉपुलेशन मीन या फिर पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू और हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस नहीं होता तो हम उसको इज इक्वल टू कहते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो तो जाहिर सी बात है, या फिर इवेंचुअली नल हाइपोथेसिस उसके उलट होगा।
ठीक है। तो अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लोअर देन है तो नल हाइपोथेसिस इसका ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा। इक्वल टू हमने लाजमी लगाना है, ठीक है। चलिए शुरू करें, ये आ गया। देखिए इसको हम ऐसे करके स्टेट करते हैं, ठीक है। ये कोलोन लगानी जरूरी है, ठीक है। एच नॉट, ठीक है, ये हमें बताता है नल हाइपोथेसिस ये पॉपुलेशन पैरामीटर यानी कि म्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के म्यू नॉट। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके उलट होगा, ठीक है, जो कि हमें बताएगा कि पॉपुलेशन पैरामीटर ये ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा लोअर देन हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास एक आ गया स्टेटमेंट। ऐसे करके हमारा स्टेप 1 हम स्टेट करते हैं हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जिसे, या हाँ हाइपोथेसिस स्टेटमेंट या फिर नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट सिनेरियो नल हाइपोथेसिस, ठीक है, एच नॉट कोलोन, ये आप ऐसे ही मेंशन करेंगे। ऊपर स्टेप में आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, स्टेप 1 नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और नीचे आप ऐसे लिखेंगे सिनेरियो को देखकर या क्वेश्चन या एग्जांपल को देखकर, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस उसके बाद कोलोन, ये हमें बता रहा है कि जो पॉपुलेशन मीन है, ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है 40, 242, 6, ठीक है। उससे पहले 6 आवर्स, उससे पहले 368 ग्राम्स, ये सब के सब हमारे पास हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है और उसके लिए हम एक यूज कर रहे हैं म्यू नॉट, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, उलट होगा, ठीक है। तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट या फिर पॉपुलेशन पैरामीटर इज ग्रेटर देन हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, ठीक है। थर्ड सिनेरियो में हमारे पास, क्योंकि ऐसे ही हमारे पास तीन तरह की हाइपोथेसिस आ सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू, या फिर सिमिलर या डिफरेंट। तो इस तरह की हमारे पास सिनेरियोज आ सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। थर्ड सिनेरियो में क्या होगा कि अगर हमारे पास सिनेरियो में सिमिलर वर्ड यूज हुआ है, इज इक्वल टू वर्ड यूज हुआ है, या फिर डिफरेंट यूज हुआ है, तो उसको हम स्टेट ऐसे करेंगे कि नल हाइपोथेसिस में population parameter is equal to hypothesized value, mu is equal to mu naught। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका उलट होगा, ठीक है, जो कि हमें बताएगा कि mu is not equal to mu naught। तो देखिए ये हमारे पास तीन तरह की स्टेटमेंट्स हैं और आप लोगों ने इसको ऐसे ही लिखना है। स्टेप 1 ऊपर हेडिंग डालकर नीचे आपने ऐसे ही करना है, लेकिन म्यू नॉट नहीं लिखना। म्यू नॉट की जगह जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है आप लोगों ने वो लिखनी है, ठीक है। जब आप नल हाइपोथेसिस लिखें, ठीक है, तो उसमें इस इक्वल टू लाजमी होगा। देखिए आपको तीनों नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स में आप लोगों को इज इक्वल टू जरूर मिल रहा है। देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, लोअर देन और इक्वल टू, और इज इक्वल टू। ये दूसरी बात ज़हन नशीन कर लें कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि रिसर्चर क्लेम होता है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस के उलट होगा, ठीक है। हम हमेशा, ये बात मेरे प्यारे स्टूडेंट्स याद रखते हैं, हम हमेशा टेस्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, हम हमेशा टेस्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, हम हमेशा चैलेंज करते हैं नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग खोल लें, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर आपको जहां जहां अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मिल रहा है वो सब का सब अगेंस्ट है, अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस है। देखिए यहाँ पे चैलेंज कर रहा है नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो एंड रिजल्ट क्या आएगा, एंड रिजल्ट ये होगा कि या तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे या फिर फेल टू रिजेक्ट करेंगे। इंटरप्रिटेशन रिसर्च में हमेशा होती है therefore we fail to reject null hypothesis या फिर we reject null hypothesis 8.01 level of significance, 8.05 level of significance, 8.001 level of significance। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है 45 की, तो इसका हमारे पास तीन सिनेरियोज में अगर हम देखें, ठीक है, पहला बताया गया है कि इज इक्वल टू या सिमिलर टू 45, ठीक है, जो कि हमारे पास हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है। तो नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट क्या होगी कि म्यू इज इक्वल टू 45। इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी कि एच ए कोलोन
म्यू इज नॉट इक्वल टू 45। अगर सिनेरियो है कि लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, या विद इन आ जाए, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट ऐसी होगी कि नल हाइपोथेसिस म्यू इज लेस देन और इक्वल टू 45। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका उलट, ठीक है, तो ये लेस देन है तो ये मोर देन 45 हो जाएगा। थर्ड सिनेरियो, अगर सिनेरियो में कहते हैं कि ये मोर देन 45 है, ठीक है, या 45 और इक्वल टू 45 है, ठीक है, तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट ऐसी होगी कि म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसके उलट होगा, ये ग्रेटर देन है तो ये आंखें बंद करके लोअर देन या लेस देन 45, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीटिंग में हम आपको बताते हैं कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है। चलिए 1 मिनट से कम रह गया, डायरेक्टली आप ये लिंक दोबारा ज्वाइन कर